बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के यूएचएस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यह यूएचएस के एमसीक्यूज 2008 से लेकर 2018 तक है। तो इस तरह से आपके पास्ट पेपर के एमसीक्यू की रिवीजन भी हो जाएगी और इससे हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे, तो आपको एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी की भी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। तो सबसे पहला एमसीक्यू है गोनेडल हार्मोन वाले चैप्टर में से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 45 ईयर ओल्ड, ठीक है, मेनोपॉज आ चुका होगा, वाज डायग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम एस्ट्रोजन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर। ठीक हो गया, तो ब्रेस्ट कैंसर अब एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, इसका मतलब एस्ट्रोजन उसको प्रोलिफरेट करवा रहा है। अब उस वुमन ने क्या किया, पार्शियल सर्जरी की, और पार्शियल सर्जरी के बाद इसको कौन सी ड्रग देनी चाहिए जो कि ब्रेस्ट कैंसर को मिनिमाइज करने में, इसको ठीक करने में इंपॉर्टेंट होती है। पहले ड्रग है प्रोजेस्टेरोन। जो प्रोजेस्टेरोन होती है, प्रोजेस्टेरोन एक मेजर प्रोजेस्टिन होता है, ठीक हो गया। एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होती है, उसमें आ जाता है मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन। अगर हम इसकी तरफ आ जाते हैं, सिंथेटिक के अंदर आ जाता है मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, जबकि 19 नो टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। उन कंपाउंड्स के पास रिलेटिवली ज़्यादा एंड्रोजन एक्टिविटी होती है। जो न्यू कंपाउंड होती है उसके अंदर आता है नॉर्गेस्टिमेट और डेजोगेस्ट्रल, जबकि ओल्डर के अंदर आते हैं नॉर्गेस्ट्रोल और नॉरएथाइंड्रोन। जो ओल्डर वाले होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर, जबकि पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हो, उसके अंदर भी ये आ जाते होते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन तो ब्रेस्ट कैंसर को प्रोलिफरेट करवा सकते हैं, ठीक हो गया, तो ये इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट है क्लोमिफिन। क्लोमिफिन क्या है? क्लोमिफिन एक एंटी सॉरी ये है नॉन स्टीरॉयडल ड्रग है, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। इसको हम फर्टिलिटी पिल भी कह सकते हैं क्योंकि ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिस्ट है। ये उस वुमेन के अंदर जिनके अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रही एंड ओव्यूलेटरी वुमेन के अंदर ओव्यूलेशन को इंड्यूस करती होती है, ठीक हो गया। किस तरह से करती है कि वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब एस्ट्रोजन का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाती है पिट्यूटरी के ऊपर, तो एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए एफएसएच-एलएच को कम नहीं कर सकता। जब एफएसएच-एलएच को कम नहीं कर सकता तो फिर इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा और ये ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करेंगे। तो जो क्लोमिफिन होता है ये फर्टिलिटी पिल के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता। जबकि प्रोजेस्टेरोन के क्या-क्या क्लिनिकल यूज़ होते हैं? प्रोजेस्टेरोन ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे काम आता है, ठीक है, एंडोमेट्रियल कैंसर को मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक हो गया, और इसके साथ ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और इंड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है टोमैक्सोफिन। जो टोमैक्सोफिन है इसका सही जवाब है टोमैक्सोफिन होती है। जो टोमैक्सोफिन है वो टोमैक्सोफिन है, टोरिमिफिन है, रिलैक्सोफिन है, बेजिडॉक्सिफिन है। ये सारे के सारे क्या सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर हैं। अब यहाँ पर एक आपने चीज़ देख लेनी है। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है टोमैक्सोफिन में और रिलैक्सोफिन में। टोमैक्सोफिन में ही टॉर्मेफिन आ जाएगा, जबकि रिलैक्सोफिन के अंदर बेजिडॉक्सिफिन आ जाएगा। अब जो बोन के ऊपर दोनों के दोनों एगोनिस्ट होते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर दोनों के दोनों एंटागोनिस्ट होते हैं, बोन के ऊपर दोनों के दोनों एगोनिस्ट होते हैं, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन मेन डिफरेंस आता है एंडोमेट्रियम के ऊपर। जो टोमैक्सोफिन होता है वो एगोनिस्ट के तौर पर बिहेव करता है और ये एंडोमेट्रियल कैंसर को प्रोलिफरेट करता है, जबकि रिलैक्सोफिन होता है ये एंटागोनिस्ट के तौर पे काम आता है और ये एंडोमेट्रियल कैंसर को प्रोलिफरेट या प्रोमोट नहीं करता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने देख लेना टोमैक्सोफिन में और रिलैक्सोफिन में। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा टोमैक्सोफिन होगा। लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन भी इसका आंसर बन सकता है, वो एनास्ट्राजोल। एनास्ट्राजोल क्या है? एनास्ट्राजोल, लेट्रोजोल, ये दोनों के दोनों एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। जो एनास्ट्राजोल, लेट्रोजोल है ये नॉन स्टीरॉयडल होता है, जबकि एक्जिमेस्टेन होता है, एक्जिमेस्टेन इरिवर्सिबल एरोमेटेज इनहिबिटर है। दोनों के दोनों ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर को उसने मेंशन कर दिया एस्ट्रोजन पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो हमें ऐसा कोई ड्रग लेना चाहिए जो ब्रेस्ट के ऊपर एंटागोनिस्ट एक्शन परफॉर्म करे। ओके, तो ये होती है कौन सी ड्रग? टोमैक्सोफिन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है इथिनाइल एस्ट्राडायोल। इथिनाइल एस्ट्राडायोल क्या है? इथिनाइल एस्ट्राडायोल एक असल में सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन क्यों बनाते हैं? ताकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी को, इनकी हाफ लाइफ को और इनके इनहिबिशन फीडबैक को बढ़ाया जा सके। तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन में इथिनाइल एस्ट्राडायोल, मेस्ट्रानोल आते हैं। दोनों के दोनों कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक हो गया। ओके, और जो इसके अलावा जो एस्ट्रोजन के एस्टर्स होते हैं वो इंट्रामस्कुलर फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसमें आता है एस्ट्राडायोल सिपियोनेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? टोमैक्सोफिन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 150। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है। अब ये इंसुलिन वाले चैप्टर में से आ गया कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसको आप कह सकते हो इंसुलिन। वैसे यहाँ पे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है,
ठीक है, वो वाज एन ओरल एंटी डायबिटिक। अब ओरल एंटीबायोटिक ड्रग कौन कौन सी होती है, आपको ये बात पता होना चाहिए। जो ओरल एंटीबायोटिक ड्रग होती है, किसी जिसने सिक्रेशन को बढ़ाना है उनको बोलेंगे इंसुलिन सिक्रेटागोग, जिसमें आ जाती है सल्फोनाल यूरिया आ जाती है। इसके अलावा कुछ ग्लिनाइड वाली ड्रग आ जाती है। ठीक हो गया, ग्लिनाइड वाली कौन कौन सी आती है, ग्लिनाइड वाली, रेपिग्लिनाइड और नाइटिग्लिनाइड आ जाती है। इसके बाद जो बाइगुआनेट है, बाइगुआनेट के अंदर मेटफॉर्मिन आ जाता है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर के अंदर एक्कारबोस और मेग्लेटोल आ जाएगा। ओके, थायोजोलिडाइनोन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, पियोग्लिटाजोन और रोसिग्लिटाजोन। नेक्स्ट है अमाइलिन के अंदर प्रेमलिनटाइड आ जाता है। इनक्रेटिन के अंदर जो GLP-1 का एनालॉग होता है उसका नाम है एक्जिनाटाइड, और जो डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं उसमें आता है सीटाग्लिप्टिन। ठीक हो गया। और लास्ट है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, जिसको इनहिबिट करने वाली कैनाग्लिफ्लोजीन होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी ओरल एंटीबायोटिक ड्रग दे दी है। तो ओरल एंटीबायोटिक ड्रग यूज़ की है, उसको हाइपोग्लाइसेमिक अटैक हो गया। अब हाइपोग्लाइसेमिक अटैक एक ओरल एंटीबायोटिक की वजह से नहीं होता, वो है बाइगुआनेट। ठीक है, बाइगुआनेट मेटफॉर्मिन होती है। जब भी मेटफॉर्मिन सबसे पहले यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, क्यों यूज़ करते हैं, इसका फर्स्ट ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस क्यों है, क्योंकि ये इंसुलिन को स्पेयर करती है, हमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा के इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। उसके साथ ये वेट को मज़ीद नहीं बढ़ाती, वेट गेन को कम से कम करवाती है। ठीक है, मज़ीद वेट गेन नहीं करवाती। अब उस बंदे ने हाइपोग्लाइसेमिक अटैक हो गया, तो उसका मतलब यहाँ पे मेटफॉर्मिन इस्तेमाल नहीं होगी, और उसने सुक्रोज ले लिया डेक्सट्रोज के बजाय। अब यहाँ पर कुछ ऐसी ड्रग आ रही है जो कि किसी इंटेस्टिनल एंजाइम पे जाके काम करती है, तो वो आ जाती है ड्रग आपकी, आ जाती है एकार्बोस और मेग्लेटोल आ जाती है। अब कार्बोस मेग्लेटोल होती क्या है, कार्बोहाइड्रेट एनालॉग्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम स्टार्च को, ओलिगोसैकेराइड को, डाइसैकेराइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो सके। लेकिन अगर आप इस एंजाइम को ब्लॉक कर दोगे तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी और जो पोस्ट प्राइंडियल हाइपरग्लाइसीमिया कम हो जाएगा। लेकिन अब ये होता है कि इसको लेने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो उसको ठीक करने के लिए हम ओरल ग्लूकोज लेंगे, सुक्रोज नहीं लेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगी सुक्रोज की वो भी डिले हो जाएगी, क्योंकि सुक्रोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है। तो आपको डेक्सट्रोज लेना चाहिए ना कि सुक्रोज, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाएगी इसी कार्बोज की वजह से। मेटफॉर्मिन किस तरह से काम करती है, मेटफॉर्मिन बाइगुआनेट है, तो ये करती क्या है, ये AMP स्टिमुलेटेड प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। इसकी वजह से ग्लूकोज की अपटेक ज़्यादा हो जाती है, ग्लाइकोलिसिस का रेट बढ़ जाता है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है, और जो प्लाज्मा ग्लूकोगॉन लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। जो ग्लाइबुराइड क्या है, ग्लाइबुराइड एक सल्फोनाल यूरिया ड्रग है। सल्फोनाल यूरिया ड्रग दो तरह की होती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें आती है टोलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोमामाइड, जबकि सेकंड जनरेशन के अंदर ग्लिबुराइड आती है और ग्लिपिजाइड आती है और ग्लाइमपिराइड आती है। इनको इंसुलिन सिक्रेटागोग भी बोलते हैं। इनको यूज़ करने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया तो होता है, और उसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया के साथ वेट गेन भी हो जाता है और एलर्जिक रिएक्शन भी आ जाती है। लास्ट है रिपाग्लिनाइड। अब इनके स्पेलिंग कुछ गलत लिखी हुआ है, रिपाग्लिनाइड और नाइटिग्लिनाइड होते हैं। रिपाग्लिनाइड और रेपिग्लिनाइड ये भी क्या है, ये भी इंसुलिन सिक्रेटागोग्स होते हैं। ठीक हो गया, इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, हम जाते हैं, अब ये बारी बारी डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी हम गोनेडल हार्मोन पे जाते हैं, कभी हम इंसुलिन वाले चैप्टर पे जाते हैं, कभी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाले चैप्टर पे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाले चैप्टर के ऊपर। इस तरह हमारी फार्माकोलॉजी मिक्स हो जाएगी। द इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड द सर्कुलेटिंग वाइट ब्लड सेल काउंट। क्या WBC के ऊपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ मैं आपको और दूसरे इफेक्ट भी बता देता हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की क्या क्या मेटाबॉलिक इफेक्ट होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करवा देना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना, हाइपरग्लाइसीमिया करवा देनी है, मसल प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करवा देनी है। इसके साथ इंसुलिन की सिक्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये इंसुलिन की सिक्रेशन कंपनसेटरी होगी, इन रिस्पॉन्स टू हाई ग्लूकोज लेवल होगा। लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस दोनों को बढ़ा देती है, लेकिन ये इस तरह से बढ़ाती है कि जो एब्डोमिनल फैट होता है वहाँ पर लाइपोलाइसिस हो जाती है, और जो फैट होता है वो फेस के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, फेस के अंदर, शोल्डर के अंदर, बैक के अंदर, वहाँ पे लाइपोजेनेसिस हो जाती है। इसके साथ कैटाबॉलिक इफेक्ट क्या, मसल की प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म हो जाती है। उसके साथ लिम्फाइड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्किन के कनेक्टिव टिश्यू की एट्रोफी हो सकती है। अब इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट किया कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है। ठीक हो गया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, और ये लिम्फोटॉक्सिक होते हैं, तो ये हिमाटोलॉजिकल कैंसर के अंदर यूज़ होते हैं, और ये ग्राफ्ट रिजेक्शन को भी मिनिमाइज कर देती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के अंदर आपने सेल को देखना है। अब जो वाइट
ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में खास तौर पे याद रखना है कि सिर्फ न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ेगा और बाकी सबका कम हो जाएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट का कम हो जाएगा, इओसिनोफिल का कम हो जाएगा, बेसोफिल का कम हो जाएगा, मोनोसाइट का कम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना है। उसके साथ इनकी कीमोटैक्सिस भी कम हो जाते हैं। कीमोटैक्सिस भी, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, फोस्फोलाइपेज ए2 को इनहिबिट करके एमआरएनए को कम करके साइक्लोऑक्सीजिनेज के लिए इंटरल्यूकिन 2-3 के प्रोडक्शन को कम करके प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की रिलीज को ब्लॉक करके इस तरह से काम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो यहाँ पर क्या होगा, सब चीज़ें कम हो जाएगी सिवाय एक चीज़ बढ़ जाएगी। वो कौन सी चीज़ होगी, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाएगा, बाकी सबका काउंट कम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। अब वापस आगे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पैनक्रियाटिक हार्मोन की तरफ। तो यहाँ पर इंसुलिन के बारे में चंद बातें की हुई है। जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है प्रो इंसुलिन से जो कि 86 अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। इंसुलिन के दो होती है चेन, अल्फा और बीटा चेन होती है। अब इंसुलिन के जो रिसेप्टर होता है वो आपको पहले से पता है, टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर है। लेकिन हम इंसुलिन के थोड़े बहुत फंक्शंस को देख लेते हैं। लिवर के अंदर इंसुलिन का फंक्शन क्या हुआ, ग्लाइकोजेनेसिस करवा देना, GLUT2 की इंसर्शन करवा देना, ग्लाइकोलाइसिस के रेट को बढ़ा देना, पायरुवेट काइनेस वगैरह जो एंजाइम्स होते हैं इनको करवा के स्केलेटल मसल के अंदर भी ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर भी ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है। स्केलेटल मसल के अंदर ये क्या करता है, ग्लाइकोजन और प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जबकि एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ठीक हो गया। तो जो इंसुलिन रिसेप्टर है वो टायरोसिन काइनेस से एसोसिएटेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू वो भी इसी चैप्टर का है। अब इस एमसीक्यू में बात कर रहे हैं मिडल, इसमें थोड़ा जूम फोकस कर लूँ। हाँ, a middle-aged obese person of type 2 diabetes mellitus also suffer from chromosomal disease should not be treated with metformin। क्या है, मेटफॉर्मिन से ट्रीट क्यों नहीं करना चाहिए। अब इसका होता है क्या है, मेटफॉर्मिन का पहली बात है कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि इसकी 3 रीज़न होती है। पहले ये यूग्लाइसीमिक होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा ड्रॉप नहीं करती, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती, उसके साथ साथ ये करते क्या है, ये वेट गेन भी नहीं करवाती, और लास्ट है कि ये इंसुलिन को स्पेयर करती है। लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या, लैक्टिक एसिडोसिस है। तो उसको काफ़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। रीनल पेशेंट में या लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट में या लैक्टिक एसिडोसिस जिन कंडीशन के अंदर प्रोड्यूस होता है सीवीएस एनॉमली के अंदर, तो इसका मेन जो साइड इफेक्ट है वो लैक्टिक एसिडोसिस है। जो एक्सेसिव वेट गेन है, ये किस किस का फिनोमिना है, एक्सेसिव वेट गेन ये इंसुलिन सिक्रेटर गॉक्स की वजह से भी होता है, और ये वाला थायाजोली डाइनोन्स की वजह से भी वेट गेन हो जाता है, ठीक हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया इसकी वजह से नहीं होता, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया थायोजोलिडाइनिन से हो सकता है, इंसुलिन सिक्रेटागॉग से हो सकता है। हेपेटोटॉक्सिटी, तो वो कौन सी हेपेटोटॉक्सिटी होती है। आपने हेपेटोटॉक्सिटी को भूल के पेनक्रियाटाइटिस का याद रखना कि पेनक्रियाटाइटिस एक्जिनाटाइड की वजह से होता है। एक्जिनाटाइड क्या है, एक्जिनाटाइड ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड का एनालॉग होता है। इसके अलावा लीलाग्लूटाइड, एल्बिग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड, ये भी इंसुलिन ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 का एनालॉग होते हैं, ठीक है। बाकी डाइपेप्टिडेज 4 को इनहिबिट करने वाले सीटाग्लिप्टिन वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा। अब इसके बाद दोबारा से हम जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाले चैप्टर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के आपको तमाम इफेक्ट्स दिखाई थे, मेटाबॉलिक इफेक्ट, कैटाबॉलिक इफेक्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, और इसके अलावा दूसरे इफेक्ट भी होती है कि ये डायूरेसिस करवाता होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सीएनएस पे भी जाके काम करते हैं, बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, ओके। और ये लंग्स की डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कौन सा इफेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से प्रोड्यूस होता है, एनाबॉलिक नहीं होता, कैटाबॉलिक होता है। मसल की प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करवा देती है, मसल की ना सिर्फ बल्कि बोन की, लिम्फाइड, कनेक्टिव टिश्यू की। लाइपोलिटिक इफेक्ट, लाइपोलिटिक नहीं बल्कि लाइपोजेनेसिस दोनों हो जाती है। हाइपरकैलेमिया, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के हाथ से हाइपरकैलेमिया, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के पास कुछ ना कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है, तो हाइपर नहीं हाइपोकैलेमिया करवा देगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, और दूसरी तरफ है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसका सही बेस्ट ऑप्शन है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इसका यहाँ पे इन्होंने ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिखा हुआ था, उसका सही जवाब क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इनको नाम ही ग्लूकोनियोजेनेसिस की वजह से देती है, तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंसुलिन वाला का। तो सल्फोनाइल यूरिया आर बेस्ट यूज इन पेशेंट विद, कि किन के अंदर यूज़ की जाती है। तो जो सल्फोनाइल यूरिया है ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो ये सारी की सारी टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। और एक ड्रग कॉमन है जो टाइप 1 में भी इस्तेमाल होती है, वो है प्रेमलिनटाइड। प्रेमलिनटाइड क्या है, अमाइलिन एनालॉग होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, अब इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये होते हैं कि जो प्रेमलिनटाइड है इसने ग्लूकागोन के रिलीज को ब्लॉक कर देना है, इसने गैस्ट्रिक एम्टाइन को स्लो कर देना है, इसने सीएनएस पे जाके एपिटाइट को भी सप्रेस कर देना। तो उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है, लेकिन इसका साइड
इफेक्ट वही है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद 144 वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉइड हैज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, तो किसके पास सबसे ज़्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है। अब दोबारा से हम चलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाले चैप्टर की तरफ और वहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी किसके पास होती है। तो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो होती है ना, साल्ट रिटेनिंग एक्टिविटी, पहले नंबर पे तो आता है एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन आता है। एल्डोस्टेरोन अगर नहीं है तो इसके बाद नेक्स्ट आता है डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। पहले तो हम एल्डोस्टेरोन को देखेंगे, फिर इसके बाद डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन होगा जो असल में एल्डोस्टेरोन का ही प्रीकर्सर है। फिर अगर वो भी ना हो तो फिर हम देखेंगे फ्लूट्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, फ्लूट्रोकॉर्टिसोन। फ्लूट्रोकॉर्टिसोन के पास कुछ ना कुछ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है, ठीक हो गया। तो जो बेस्ट ऑप्शन है इसका डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, जो कि एल्डोस्टेरोन का प्रीकर्सर भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि द मैकेनिज्म ऑफ द एंटी थायराइड एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायोरेसिलेस। अब एंटी थायराइड ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो एंटी थायराइड ड्रग्स थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर स्किन काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, स्वेटिंग आ जाती है, हीट इंटॉलरेंस होता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, सीवीएस सिस्टम में स्ट्रोक वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, डिस्निया हो जाता है, एपिटाइट ज़्यादा हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, अपर लिड रिट्रैक्शन साइन हो जाता है, लिड लैग हो जाता है, एक्सोप्थाल्मोस हो जाता है, ग्रेविस डिजीज हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें थी थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर। अब थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर जो प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमाजोल यूज़ करते हैं, तो ये थायोअमाइड होती है। ये करती क्या है, थायरोपेरोक्सिडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसके 3 फंक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन करना, इसके बाद आयोडीनेशन करना जिसको ऑर्गेनिफिकेशन भी बोलते हैं, उसके बाद कपलिंग करना। तो जो प्रोपाइल थायोरेसिल और मेथिमाजोल T4 को T3 में भी कन्वर्ट नहीं होने देती, ठीक हो गया। तो इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, पहली बात कि आयोडीनेशन को भी ब्लॉक कर रही है, दूसरी तरफ कपलिंग को भी ब्लॉक कर रही है, पेरोक्सिडेज एंजाइम को भी ब्लॉक कर रही है। और इसके अलावा जो TSH, अब इस चीज़ की बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई थी, ठीक है, कि TSH इम्यूनोग्लोबुलिन्स को भी रिड्यूस कर देती है, ठीक है। अब इसका जिक्र यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट इसका यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ A B C का जिक्र हुआ वेबिनी कैट्सन के अंदर, तो आपने सिर्फ इन्हीं को याद रखना है। जो मेथिमाजोल है नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर ये प्रेफरेबल होती है, क्योंकि इसको दिन में एक मरतबा लगाया जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर प्रोपाइल थायोरेसिल यूज़ होती है, क्योंकि ये प्लेसेंटा और ब्रेस्ट मिल्क में नहीं आ सकती, ठीक हो गया। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट इसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम हो सकता है, ग्रैनुलोसाइड का भी लेवल कम हो सकता है, लीवर डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये हो गया प्रोपाइल थायोरेसिल का। अब इसके बाद देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग एक्ट बाय बाइंडिंग विद पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटिंग रिसेप्टर गैमा। तो थायाजोलिडाइनिडानोन्स होती है, तो थायाजोलिडाइनिडानोन्स में एग्जांपल आ जाती है रोसीग्लिटाजोन और पियोग्लूटाजोन, ठीक है, रोसी और पियोग्लूटाजोन। जो एकार्बोस और मिग्लिटोल है, ये अल्फा ग्लूकोसोडेज इनहिबिटर है, ये ग्लिपिजाइड है, ग्लिम्पिराइड है, और इसके साथ टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ये सारी की सारी सल्फोनाइलूरिया ड्रग हैं। ओके, जो पीपीएआर गैमा पे जाके बाइंड करती है वो होती है थायाजोलिडाइनिडानोन्स होती है। उसके अंदर एग्जांपल आती है रोसीग्लिटाजोन और पियोग्लूटाजोन, ठीक हो गया। ओके, रैपाग्लिनाइड क्या, रैपाग्लिनाइड है, नाइटिग्लिनाइड है, दोनों के दोनों इंसुलिन सिक्रेटक होगा, लेकिन ये सल्फोनाइलूरिया ड्रग नहीं है। ऊपर वाला मैंने बता दिया, ऊपर वाला का भी आंसर कि नाइटिग्लिनाइड सल्फोनाइलूरिया ड्रग नहीं है। अब इसके बाद 140 वाला देख लेते हैं कि कौन सी इंसुलिन प्रिपरेशन की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है। तो आपको 4 तरह की प्रिपरेशन याद करनी है। पहली रैपिड एक्टिंग के अंदर लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिसिन आता है, ठीक हो गया, जिसका रैपिड ऑनसेट होता है और अर्ली पीक आ जाती है, जिसका मेन पर्पस है पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। ओके, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। ओके, ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के तौर पे काम आती है, और ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होती है, ताकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ठीक किया जा सके। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर रेगुलर इंसुलिन आ जाती है, ये भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद इंटरमीडिएट के अंदर जो NPH आ जाती है, न्यूट्रल प्रोटामीन हैच डोन इंसुलिन, ठीक हो गया। इसके अंदर इंसुलिन होता है, प्रोटामीन होता है और जिंक होता है, जिसका डिलेड ऑनसेट और डिलेड पीक ऑफ एक्शन आती है, जबकि इंसुलिन, ग्लार्गिन, डिटामिर, डिग्लूडेक, इनकी कोई पीक नहीं आती, बेस लाइन एक्शन देखने को मिलता है 20 घंटे से भी ज़्यादा, ठीक हो गया। तो कौन सा किसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन आता है, तो मैंने बता दिया, ग्लार्गिन, डिटामिर और इंसुलिन डिग्लूडेक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ग्लार्गिन होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तुमने 140 तक MCQ को कवर कर लिया है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डेक्सामेथासोन से स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बोल के हमने
आई थिंक आपको शायद सही तरह समझ ना आ रहा हो। तो अगर आपको सही तरह समझ ना आ रहा हो मेरी तेज़ बोलने की स्पीड्स की वजह से, तो आप यूट्यूब पर जाके इस वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हो 0.75 करके, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आहिस्ता-आहिस्ता बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो ज़रूर देख के जाना। अल्लाह हाफ़िज़।